In this episode of Bureaucracy This Week, नागालैंड के आइकॉनिक हॉर्नबिल फेस्टिवल ने इस साल टूरिज्म और कल्चर का फ्यूजन दिखाते हुए दुनिया का ध्यान अपनी ओर कैसे खींचा। क्या इस फेस्टिवल की मैसिव सक्सेस से नागालैंड इकोनॉमी पर कुछ असर पड़ा है? यूपी में 150 आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन का तोहफा मिला है। कौन से बैचेस को मिला सिलेक्शन ग्रेड और इस रीस्ट्रक्चरिंग से स्टेट ब्यूरोक्रेसी कैसे बदलेगी? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कोचिंग सेंटर्स पर क्रैकडाउन क्यों हो रहा है? मिसलीडिंग एड्स के खिलाफ सरकार की नई गाइडलाइंस क्या बताती हैं और स्टूडेंट्स को न्याय दिलाने में नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का क्या रोल है? इसके अलावा उत्तराखंड के पुलिस रीशफल से लेकर वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में हुए स्ट्रेटेजिक आईएएस ट्रांसफर्स तक पावर डायनेमिक्स के हर ट्विस्ट और टर्न पर नजर डालेंगे। हर हेडलाइन के पीछे की कहानी और उसका असर सिर्फ यहीं मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस हफ्ते की सबसे इंपैक्टफुल स्टोरीज ओनली ऑन ब्यूरोक्रेसी दिस वीक। नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले बता दूं कि इस हफ्ते इंडियन मास्टरमाइंड्स पर हमने कुछ बहुत ही इंसाइटफुल इंटरव्यूज किए हैं। जैसे सबसे पहले आप रमेश इंदर सिंह का इंटरव्यू देखें, जिनसे हमारे एडिटर शरद गुप्ता ने विस्तार से बात की है। मिस्टर सिंह वॉज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ अमृतसर इन 1984 ड्यूरिंग ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड ही शेयर सम रियली वैल्यूएबल इनसाइट्स अबाउट द इंसिडेंट। ये इंटरव्यू 2 पार्ट्स में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें ईशानी आनंद का इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए। इनसे मेरी कॉलीग मुस्कान ने बात की है। दिस कॉन्वर्सेशन फोकसेस ऑन द इंटरव्यू राउंड ऑफ द यूपीएससी एग्जाम। इफ यू आर अबाउट टू अपीयर फॉर द अपकमिंग पर्सनैलिटी टेस्ट, दिस कैन सर्व एज अ मास्टर क्लास फॉर यू। You can find the link in the description. Now, let's get on with the show. हॉर्नबिल फेस्टिवल की कहानी शुरू होती है सन 2000 में, जब नागालैंड गवर्नमेंट ने इस फेस्टिवल की शुरुआत की थी। उद्देश्य था नागालैंड की छवि बदलना। 50 वर्षों से अधिक चली मिलिटेंसी और हेड हंटर्स के बजाय नागालैंड को उसके वाइब्रेंट टेक्सटाइल, रिच कल्चर और ट्रेडिशंस की वजह से पहचान दिलाना और इसे एक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में स्टैब्लिश करना। इस फेस्टिवल का नाम रखा गया हॉर्नबिल, जो एक पक्षी है और नागा फोकलोर में काफ़ी रिवियर्ड है। हॉर्नबिल को स्ट्रेंथ और यूनिटी का सिंबल माना जाता है और ये फेस्टिवल भी इसी स्पिरिट को एम्बॉडी करता है। 25 साल बाद यानी 2024 में हॉर्नबिल एक मेगा फेस्टिवल बन चुका है, सिर्फ नागालैंड के लिए नहीं बल्कि भारत और दुनिया के लिए भी। इस फेस्टिवल का 2024 एडिशन काफ़ी खास रहा, जिसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग अटेंडेंस देखने को मिली। 1.73 लाख से ज़्यादा लोग इस फेस्टिवल में शामिल हुए। इसमें 2375 इंटरनेशनल टूरिस्ट्स भी थे। किसामा के नागा हेरिटेज विलेज में दिसंबर 1 से दिसंबर 10 तक चले इस इवेंट ने एक बार फिर सबको प्रभावित किया। हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है और ये नाम बिल्कुल सही लगता है। इस फेस्टिवल का प्राइमरी एम है इंटर ट्राइबल यूनिटी को फॉस्टर करना और नागालैंड के कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट और प्रिजर्व करना। इस साल का थीम था कल्चरल कनेक्ट, जो इंडिजिनस प्रैक्टिसेस को मॉडर्निटी के साथ बैलेंस करने पर फोकस करता है। आपको यहाँ नागालैंड के 18 ट्राइब्स के ट्रेडिशंस एक जगह पर देखने को मिलते हैं। हर एक ट्राइब की अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, कस्टम्स और रिचुअल्स हैं। किसामा के नागा हेरिटेज विलेज में हर ट्राइब के लिए एक अलग इंडिजिनस मोरुंग बनाया हुआ है, जहां उनके यूनिक ट्रेडिशंस को एक्सप्लोर करना एक स्पेशल एक्सपीरियंस बन जाता है। अब बात करते हैं इस साल के फेस्टिवल के की हाइलाइट्स की। फोक डांसेस, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, इंडिजिनस गेम्स और रिचुअल्स तो हर दिन का हिस्सा थे ही, लेकिन इसके साथ आर्ट एग्जीबिशंस, फूड स्टॉल्स, हर्बल मेडिसिन स्टॉल्स, फैशन शोज और ब्यूटी कॉन्टेस्ट्स भी इंक्लूडेड थे, यानी एक कंप्लीट कल्चरल इमर्शन। इस साल के हॉर्नबिल फेस्टिवल का एक और स्टार अट्रैक्शन था हॉर्नबिल इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल। ये फेस्टिवल भारत के सबसे लंबे और डाइवर्स म्यूजिक फेस्टिवल्स में से एक है। 2024 एडिशन में लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स ने स्टेज पर अपने परफॉर्मेंसेस दिए। यहाँ मॉडर्न बीट्स और ट्रेडिशनल साउंड्स का एक जबरदस्त फ्यूजन देखने को मिला। कंट्रीज जैसे यूके, यूएस और पेरू के आर्टिस्ट्स ने भी इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया, जो इसकी ग्रोइंग ग्लोबल अपील का प्रूफ है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है जो इसे और सिग्निफिकेंट बनाता है।
इंडियन मास्टरमाइंड से बातचीत के दौरान नागालैंड के टूरिज्म डायरेक्टर वेइलो डुओलो ने बताया कि इस साल नागालैंड गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 6.5 करोड़ इन्वेस्ट किए और इसका रिटर्न रेवेन्यू 100 करोड़ से 139 करोड़ तक रहा। टूरिज्म अकोमोडेशन, फूड और लोकल हैंडीक्राफ्ट्स के थ्रू लोकल इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिला है। बट इट्स नॉट ऑल सनशाइन्स एंड रेनबोज, कुछ चैलेंजेस भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस जैसे कि लिमिटेड अकोमोडेशन कैपेसिटी अभी भी एक इशू है। स्टार रेटेड होटल्स की कमी की वजह से काफ़ी टूरिस्ट्स को अकोमोडेशन ढूंढने में प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट इस इशू को एड्रेस करने पर काम कर रहा है। टूरिज्म डायरेक्टर डुओलो के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के प्लान्स ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल सिर्फ एक कल्चरल गैदरिंग नहीं है, बल्कि एक ऐसे मूवमेंट का पार्ट है जो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को साथ लेकर चल रहा है। लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, ऑर्गेनिक फूड्स और ट्राइबल प्रोडक्ट्स जैसे वुड कार्विंग्स, हनी और टेक्सटाइल्स को शोकेस करने ये इंडिजिनस प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है। साथ ही मॉडर्न एलिमेंट्स जैसे आर्ट इंस्टॉलेशंस और कंटेम्प्रेरी म्यूजिक इसे और एंगेजिंग बनाते हैं। फ्यूचर के प्लान्स की बात करें तो हॉर्नबिल फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स इसे और ज्यादा ग्लोबल प्रोफाइल देना चाहते हैं। एज इट मूव्स टुवर्ड्स इट्स 26th एडिशन इन 2025, नागालैंड टूरिज्म डिपार्टमेंट का फोकस होगा कि इसे एक इंटरनेशनल कल्चरल इवेंट के रूप में स्टैब्लिश करा जाए। ये इवेंट सिर्फ नागालैंड की नहीं बल्कि पूरे भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी को शोकेस करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का हर एडिशन एक नई कहानी लिखता है, यूनिटी, प्राइड और कल्चरल प्रिजर्वेशन की। इस साल का फेस्टिवल एक और माइलस्टोन था जो नागालैंड के वाइब्रेंट कल्चर और लिविंग ट्रेडिशंस को और ज्यादा हाईलाइट करता है। If you want to connect to the true essence of Nagaland, then Hornbill Festival is a must-visit event for you. इंडिया में कंज्यूमर राइट्स को सेफगार्ड और एम्पावर करने की दिशा में डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का अहम योगदान रहा है। बदलते समय के साथ ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पुराने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस कर 2019 में नया और मॉडर्न कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। इस कानून का उद्देश्य एक मजबूत कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क तैयार करना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत सेक्शन 10 के अंतर्गत सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी या सीसीपीए की स्थापना की गई। सीसीपीए का काम है कंज्यूमर राइट्स की रक्षा करना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना और फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स पर कार्रवाई करना। यह बॉडी कंज्यूमर्स के कलेक्टिव राइट्स को प्रमोट और इन्फोर्स करती है। 13 नवंबर 2024 को सीसीपीए ने गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स इन कोचिंग सेक्टर 2024 जारी की। इन गाइडलाइंस का उद्देश्य कोचिंग सेंटर्स को गलत या भ्रामक दावों और डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस से रोकना है। सीसीपीए ने इस दिशा में 45 कोचिंग सेंटर्स को नोटिसेस जारी किए हैं। इन नोटिसेस के जरिए सीसीपीए ने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को बंद करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को निर्देश दिए। साथ ही 19 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर 61,60,000 का जुर्माना भी लगाया गया। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन या NCH जिसे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एडमिनिस्टर करता है, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल के लिए एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। ये कंज्यूमर्स को प्री लिटिगेशन स्टेज पर ही उनकी समस्याओं का समाधान देने का काम करता है। कंज्यूमर्स अपनी शिकायतें टोल फ्री नंबर 1915 पर 17 भाषाओं में दर्ज करा सकते हैं। इंटीग्रेटेड ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म या INGRAM के तहत ग्रीवेंसेस को व्हाट्सएप, SMS, मेल, NCH ऐप, वेब पोर्टल और उमंग ऐप जैसे अलग अलग चैनल्स के थ्रू रजिस्टर किया जा सकता है। एनसीएच ने कन्वर्जेंस प्रोग्राम के तहत 1004 कंपनियों को जोड़ा है। ये कंपनीज खुद ग्रीवेंसेस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं और पोर्टल पर फीडबैक देती हैं। जिन कंपनीज ने अभी तक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन से कनेक्ट नहीं किया है, उनकी शिकायतें उनके ईमेल एड्रेस पर फॉरवर्ड की जाती हैं। एनसीएच ने अनफेयर प्रैक्टिसेस के कारण प्रभावित हुए यूपीएससी सिविल सर्विसेज और आईआईटी एस्पिरेंट्स की शिकायतों का प्री लिटिगेशन स्टेज पर समाधान किया। कोचिंग सेंटर्स द्वारा एनरोलमेंट फी वापस ना करने जैसी शिकायतें नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर दर्ज हुई।
मिशन मोड में काम करते हुए एनसीएच ने कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई कर अफेक्टेड स्टूडेंट्स को 1.15 करोड़ का टोटल रिफंड दिलाया। यह इनिशिएटिव स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ी राहत साबित हुआ। कोचिंग सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। 17 दिसंबर 2024 को डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी या डीपीसी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह ने की, जो कि 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। बैठक में 150 आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन और चयन ग्रेड देने की सिफारिश की गई। यह निर्णय 1 जनवरी 2025 को प्रभावी होगा। डीपीसी ने 154 अधिकारियों पर चर्चा की, जिनमें से 150 अधिकारियों के प्रमोशन को मंजूरी दी गई। हालांकि 4 अधिकारियों के नाम सूची में शामिल नहीं किए गए, जिनमें से एक अधिकारी ऑनगोइंग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का सामना कर रहे हैं। 2000 बैच के 8 अधिकारियों में से 7 को प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में प्रमोट किया जाएगा। इनमें शामिल हैं सौरभ बाबू, दीपक अग्रवाल, अमित गुप्ता, मनीष चौहान, धनलक्ष्मी के, रंजन कुमार और अनुराग यादव। 2009 बैच के 40 अधिकारियों को सेक्रेटरी पद पर प्रमोट करने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा गया है। इनमें सुब्रा सक्सेना, सूर्यपाल गंगवार, अदिति सिंह, डॉक्टर रूपेश कुमार, अनुज कुमार झा और माला श्रीवास्तव जैसे नाम शामिल हैं। 2012 बैच के 51 अधिकारियों को 13 वर्षों की सेवा पूरी करने पर सिलेक्शन ग्रेड दिया गया। 2016 बैच के 38 अधिकारियों को जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव पे स्केल में प्रमोट किया गया। तो वहीं 2021 बैच के 17 अधिकारियों को 6600 पे ग्रेड प्रदान किया जाएगा, जो उनकी 4 वर्षों की सेवा को मान्यता देता है। ये प्रमोशन अधिकारियों की कड़ी मेहनत और योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से किए गए हैं। पिछले हफ्ते भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में कई महत्वपूर्ण तबादले और नियुक्तियां हुई। इनमें आईएएस, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। आइए इन प्रमुख घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। 2013 बैच की आईएएस अधिकारी आकांक्षा अरोड़ा को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद या EAC-PM में जॉइंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ये परिषद भारत सरकार को आर्थिक नीतियों पर सलाह देने के साथ साथ विकास और वृद्धि को बढ़ावा देने के उपाय सुझाती है। उत्तराखंड सरकार ने पुलिस विभाग में 5 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। करण सिंह नागरन्याल को गढ़वाल रेंज का नया इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है, जबकि अमित कुमार सिन्हा को स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी या FSL की जिम्मेदारी दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 6 आईएएस और 1 आईपीएस अधिकारी के विभाग बदले हैं। इनमें राजेश कुमार को करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा रोशनी सेन को फिशरीज और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट्स का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। ओडिशा सरकार ने 2006 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज कुमार साहू को चीफ मिनिस्टर के स्पेशल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया है। साहू का इंटर काडर डेप्यूटेशन हाल ही में मंजूर हुआ था। इससे पहले वे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर के पद पर थे। इन सारी न्यूज को आप डिटेल में पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट का रुख कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो दिस इज इट फॉर दिस एपिसोड। आपको इस हफ्ते का शो कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही इंडियन मास्टरमाइंड्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।